Good afternoon, everyone. My name is Devansh Vashish, and the chapter you were doing was kinetic theory. I'm presently studying in Triple IT Steel City, and I'm doing computer science and engineering. हम लोगों ने पिछली बार क्वेश्चन नंबर 18 तक कर लिया था। इस बार हमको क्वेश्चन नंबर 19 से आगे करना। हम लोग पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3.13.19। 13.19 में अपन को दिया है कि कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द मीन फ्री पाथ्स ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ टू गैसेस हैविंग मॉलिक्यूलर डायमीटर 1 एम्पियर एंड 1 angstrom and 2 angstrom. The gases may be considered under the identical condition for of temperature, pressure and volume. अब अपन को एक फॉर्मूला पता है, लैम्डा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 पाई d² ये अपन ने फॉर्मूला पढ़ा है। ये फॉर्मूला किसका है? मीन फ्री पाथ का है, ठीक है। और अपन को क्वेश्चन में पूछा गया, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द मीन फ्री पाथ, ठीक है। और अपन को दो गैसेस दिए और उनका अपन को डायमीटर दिया। अपन को क्या पता है कि बाकी सब चीजें सेम है, सिर्फ डायमीटर में फर्क है। तो मैं लिख सकता हूँ लैम्डा इज इक्वल टू, या फिर लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू k/d², जहाँ पे अपना k क्या है? k है अपना 1/√2πn, ये है अपना k, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो मेरे को पता है कि वो 1/d² के वो है, प्रोपोर्शनल है। तो अगर मैं पहले वाले का डायमीटर देखूँ तो पहले वाले का डायमीटर 1 एम्पियर और दूसरे का 2 एम्पियर है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ k/d²। तो अगर मैं फर्स्ट का देखूँ तो लैम्डा 1 जो होगा वो मेरा क्या आएगा? k/1, ठीक है। ये होगी मेरी फर्स्ट इक्वेशन। और अगर मैं लैम्डा 2 देखूँ तो लैम्डा 2 आ रहा है k/4, ये आ गई मेरी सेकेंड इक्वेशन। तो यहाँ से अगर मेरे को पूछा गया रेशियो निकालना है, तो अगर मैं लैम्डा 1/λ2 करूंगा, लैम्डा 1/λ2, तो क्या आ जाएगा? k/1 डिवाइडेड बाई k/4। तो यहाँ से क्या आएगा? आंसर क्या है? 4। तुमको सिर्फ ये याद रखो कि जो मेरा मीन फ्री पाथ होता है ना, वो डायमीटर के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। इससे अपने पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। अपना 13.1 अपन देखते हैं 13.20। 13.20 में दिया था, container shown in figure 13.6 has two chambers separated by a partition of volume V1 is equal to 2 liter and V2 is equal to 3 liter. The chamber contains mu1 is equal to 4 and mu2 is equal to 5 moles of a gas at pressure 1 atm, ठीक है। और बोला है कि जो पहली गैस है उसका प्रेशर अपन को दिया है 1 atm और दूसरी गैस का प्रेशर अपन को दिया है 2 atm। अपन को पूछा कैलकुलेट द प्रेशर आफ्टर द पार्टीशन इज रिमूव्ड एंड द मिक्सचर अटेन्स इक्विलिब्रियम। तो देखो अपने पास एक ऐसा कंटेनर है, हमने क्या है, इसको 2 से डिवाइड किया हुआ है। इसके यहाँ पे वॉल्यूम है V1, mu1 और P1, और यहाँ पे क्या है? V2, mu2 और P2, ठीक है। अब मेरे को क्या क्या गया है कि जो V1 है, V1 इज इक्वल टू 2 लीटर, V2 is equal to 3 liter, mu1 is equal to 4, mu2 is equal to 5, और अपन को P1 और P2 पता है। P1 is equal to 1 atm और P2 is equal to 2 atm। अब वो कह रहे हैं कि जो ये मैंने बीच में डिवीजन करा है, अगर मैं इस डिवीजन को हटा दूं तो क्या होगा? अगर मैं इस डिवीजन को हटाऊंगा तो अपन पहले क्या चीज देख सकते हैं? अपन ये देख सकते हैं कि जो कल है मेरा वो होगा, वॉल्यूम होगा। पहले दो अलग अलग वो थी, V1 और V2, ठीक है। जब मैंने बीच का पार्टीशन हटा दिया तो जो अंदर गैस बनेगी उसका वॉल्यूम क्या होगा? V1 प्लस V2 हो जाएगा। मैं लिख सकता हूँ V फाइनल इज इक्वल टू 2 + 3। और मेरे को एक और चीज क्या पता है गाइस, कि मेरे को पता है कि जो मेरा PV इज इक्वल टू 2/3 म्यू ये होता है, ये अपन को फॉर्मूला पता है। और अपन को क्या पता है, अगर मैं कल सम ऑफ इंटरनल एनर्जीज करूंगा तो क्या होगा? इंटरनल एनर्जी का अपना सम होगा E इज इक्वल टू mu1 E1 प्लस mu2 E2, ये अपन को फॉर्मूला पता है। अगर मैं यहाँ पे mu1 E1 की वैल्यू देखूं, अब ये मेरे पास एक इक्वेशन थी 1 और ये मेरे पास इक्वेशन आ गई 2। अब मैं क्या देख रहा हूँ, अगर मैं यहाँ से mu1, ये तो मेरी एक नॉर्मल वो कंडीशन थी ना, अगर मैं mu1 E1 देखूंगा, ठीक है, समझ लो मैं ये वाला पार्ट देख रहा हूँ, ये मेरा mu1 E1 वाला पार्ट है। तो अगर मैं mu1 E1 की वैल्यू लिखूंगा तो mu1 E1 की वैल्यू यहाँ से 3 इधर और 2 नीचे चला जाएगा, तो यहाँ से 3/2 P1 V1 हो जाएगी। वैसे ही mu2 E2 की वैल्यू 3/2 P2 V2 हो जाएगी। ये मैंने कैसे लिखा? मैंने यहाँ पे जो अपनी फर्स्ट इक्वेशन थी ना, इसमें जो 3 है, ये 2/3 है ना, इसको उस साइड ले गया,
तो म्यू म्यू और ई की जगह म्यू वन ई वन रख दिया मैंने, और यहाँ पे पी वन और पी टू ऐसे, ठीक है। ये अपनी आ गई थर्ड, और ये आ गई अपनी फोर्थ। अब जब मैं थर्ड और फोर्थ को सेकंड इक्वेशन में रखूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा, मेरे पास बन जाएगा ई इज इक्वल टू 3/2 P1 V1 प्लस P2 V2, ये बन जाएगा अपना। और अपना जो फाइनल वेलोसिटी वो हो गया, निकलते हैं जितना ये अपना क्या है, ई जो टोटल है फाइनल है, ठीक है। और अपन को निकालना क्या है, अपन को निकालना है पी फाइनल निकालना है, ठीक है। बी फाइनल तो अपन को पता है 2+3 है। अब मेरे को क्या पता है, अगर मेरे को ई फाइनल निकालना है तो ई फाइनल क्या होगा, ई फाइनल होगा यहाँ से अपन 3 और 2 इधर ले जाएंगे ऊपर नीचे, और फिर से वही फॉर्मूला रख देंगे। यहाँ से जब मैं फॉर्मूला पुट करूंगा तो बस क्या आ जाएगा, पी V1 प्लस V2, ये जो मेरी फाइनल वॉल्यूम है, इंटू 3/2 इज इक्वल टू 3/2 P1 V1 प्लस P2 V2। मैंने किया क्या, मैंने बस यहाँ से जो वैल्यू है इसको पुट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं पी फाइनल की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आ जाएगी, 3/2 से 3/2 तो कट हो गया, तो पी फाइनल की वैल्यू क्या आ रही है, P1 V1 प्लस P2 V2 अपॉन V1 प्लस V2, ये आ रही है। 3/2 तो कट गया, V1 प्लस V2 नीचे ले गया मैं। तो जब यहाँ मैं वैल्यू पुट करूंगा तो ये क्या होगा, 1 × 2 प्लस 2 × 3 डिवाइडेड बाई 2+3। यहाँ से जब मैं इसको देखूंगा तो क्या है, 6 + 2 8, 8/5, 8/5 कितना आता है अपना, 1.68। एकदम इजी था, बस में ये दो फॉर्मूलाज पता होने चाहिए, एक तो ये और एक ये वाला। तो मेरा ये होता है 2/3 UE की इक्वल, ठीक है। ये क्वेश्चन भी अपना हो गया 3.20। अब अपन देखते हैं 3.21 13.21 में मैंने क्या दिया है, अ गैस मिक्सचर consists of molecules of type A, B and C with masses Ma, Mb and Mc. Rank the three type of molecule in decreasing order of average kinetic energy and B अपना RMS speed। अब मेरे को क्या पता है कि जो मेरी काइनेटिक एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला क्या है, अपन को उसका फॉर्मूला पता है 3/2 KB इंटू टी। KB क्या है अपना बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है। तो मेरे को क्या दिख रहा है यहाँ से, अपन को क्या कहा गया, अपन को कहा गया कि गैस मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ ये तीन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, तो रैंक द थ्री टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी एंड आरएमएस स्पीड। अब उसमें कोई ये तो कहा नहीं कि वो अलग अलग टेम्परेचर है, मतलब उनको ये कहा है कि ये गैस मिक्सचर है, उसमें अलग अलग मतलब टेम्परेचर तो दोनों सबका सेम होगा, पर अपन को क्या पता है कि तो कांस्टेंट है। और मेरे को क्या है कि अगर जो उनका टी है वो तीनों का सेम है, मैं कह सकता हूँ कि ये तीनों की काइनेटिक एनर्जी है वो सेम रहेगी फॉर ऑल। अपन को फॉर्मूला पता है 3/2 KBT होता है, ठीक है। केबी अपना बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, तो ये वाला पार्ट तो अपना कांस्टेंट हो गया, वेरी कर सकता था टेम्परेचर, ठीक है। बट अपन को क्या कहा गया कि एक गैस मिक्सचर है, उसी में तीन टाइप की मॉलिक्यूल है, मतलब वो गैस मिक्सचर तो कोई एक टेम्परेचर पे रखा होगा, ऐसा तो है नहीं कि एक टाइप ऑफ मॉलिक्यूल के लिए टेम्परेचर T1 है, दूसरे टाइप ऑफ मॉलिक्यूल के लिए टेम्परेचर T2 है, ऐसा तो हुआ नहीं होगा, सबका टेम्परेचर सेम होगा अपना, ठीक है। अगर सबका टेम्परेचर सेम है तो मैं क्या कह सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि तीनों की काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी, यही अपन को बताया। अब मैं देखता हूँ आ रहा है, पूछा है कि गलते रहेंगे थ्री टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल डिग्री ऑर्डर, अपन को पूछा है कि गलते हैं उनको उनके आरएमएस स्पीड से भी अरेंज करके बताओ। अब मेरे को क्या दिया गया, अपन को दिया गया कि MA ग्रेटर देन MB ग्रेटर देन MC। तो यहाँ से मैं क्या, अपन को पहले तो आरएमएस उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, अपन को पता ही ये होता है फॉर्मूला VRMS √3RT/m। यहाँ पे M क्या होता है, वेयर M इज इक्वल टू मोलर मास, ठीक है। M मेरा मोलर मास है, T इज इक्वल टू टेम्परेचर। अब मैं ये फॉर्मूला अगर देखूँ तो मेरा फॉर्मूला मेरे को क्या बोल रहा है, मेरा फॉर्मूला मेरे को बोल रहा है कि जो मेरा VRMS है, VRMS मेरा टेम्परेचर और मास के ऊपर डिपेंड करता है, मोलर मास के ऊपर। और मेरे को उन्होंने पहले दे दिया मोलर मास का रेशियो क्या है, MA ग्रेटर देन MB ग्रेटर देन MC। और मेरे को क्या पता है, मैंने पिछले क्वेश्चन में बात करी कि जो मेरा टेम्परेचर है वो तीनों गैसेस के लिए सेम, तो मतलब मेरा जो VRMS है ये ऊपर वाला पार्ट तो सारा कांस्टेंट हो गया,
इज इक्वल टू के बाई रूट एम लिख सकता हूँ मैं। के क्या है, फिर के इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वी आर टी, ये लिख सकता हूँ मैं। अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ तो यहाँ से मैं अगर रेशियो निकालने की कोशिश करूँ, फिर मैं कहूँ कि वी आर एम एस ऑफ, अब मैं, चलो मेरे को ऐसे बताओ कि जिसका एम सबसे बड़ा होगा उसका वी आर एम एस सबसे छोटा होगा। कि मैं कोई बहुत बड़ी चीज से अगर के को डिवाइड कर दूंगा तो उसकी वैल्यू छोटी हो जाएगी ओवरऑल। तो जिसका एम सबसे बड़ा उसके वी आर एम एस सबसे कम। मैं कह सकता हूँ कि जो वी आर एम एस ऑफ ए होगा वो होगा के अपॉन अंडर रूट ऑफ एम ए, और एम ए की वैल्यू सबसे बड़ी है, तो मतलब जो मेरा वी आर एम ए की वैल्यू होगी वो क्या होगी, लीस्ट। और यही अगर मैं वी आर एम एस ऑफ सी निकाल रहा हूँ तो क्या है, के बाई रूट ऑफ एम सी। और मेरा सी क्या है, एम सी मेरा क्या है, सबसे स्मॉल है, सबसे छोटा है। तो अगर मैं के से बहुत छोटी चीज को डिवाइड करूंगा तो उसकी वैल्यू सबसे बड़ी आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं रेश, और ये जो बीच वाला है वी ऑफ वी आर एम एस ऑफ बी, वो क्या होगा, वो दोनों के बीच में रहेगा क्योंकि वो एम ए से छोटा है और वो एम सी से बड़ा है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि जो मेरा वी आर एम एस ऑफ ए है स्मॉलर देन होगा वी आर एम एस ऑफ बी, एंड वो उससे छोटा होगा वी आर एम एस ऑफ सी। मेन गाइस इस क्वेश्चन में तुम लोग को क्या फॉर्मूला याद रखना है, एक तो ये चीज तो कतई भूलना मत, ये जो चीज है ना, ये वाला फॉर्मूला जो है अपना, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट। जो मेरा वी आर एम एस होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट ऑफ 3 RT बाई एम। और ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये वाला फॉर्मूला यहाँ से 13.21 भी होगा। तो अगला अपन क्वेश्चन देखते हैं 13.22। 13.22 में दिया अपन को, we have 0.5 gram of hydrogen gas in a cubic chamber of size 3 centimeter. We have 0.5 gram of hydrogen gas in a cubic chamber of size 3 centimeter kept at NTP. The gas in the chamber is compressed, keeping the temperature constant till a final pressure of 100 atm. Is one justified in assuming that the ideal gas flow is in final stage? Is in the final stage. अपन को क्या दिया गया, अपना 0.5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है, ठीक है, और उसके अपन को कहा गया कि उसको अपन एक चैम्बर में रखा है जिसके साइज क्या है 3 सेंटीमीटर। तो अगर मैं पहले अपन को पता है कि जो चैम्बर है उसका साइज है 3 सेंटीमीटर, तो उसका जो साइड की लेंथ है वो मैं कह सकता हूँ 3 × 10⁻², तो मीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब यहीं से मैं अगर वॉल्यूम निकालूं, क्या क्या आएगी मेरी वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ए क्यूब आ जाएगा। तो 3 × 10⁻² और उसका होल क्यूब, यहाँ से 27 × 10⁻⁻6 मीटर क्यूब आ गया। और अपन को क्या पता है, अपन को प्रेशर पता है 180 एम। स्टार्टिंग उसको अपन ने किस पे रखा है, एनटीपी पे रखा है। एनटीपी पे अपना प्रेशर क्या है, नॉर्मल टेम्परेचर, उसमें अपना प्रेशर क्या होगा 180। और अपन को क्या पता है, ये मेरा पी इनिशियल था, मेरे को पता है पी फाइनल कितना है मेरा, पी फाइनल है मेरा 180। अपन अब टेम्परेचर भी देख लेते हैं। The gas is in chamber is compressed keeping the temperature constant. तो अपन को क्या होता है, अपना टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, अब अगर अपन को पता है कि अपना जो कल पे प्रेशर है कांस्टेंट होगा, या फिर अपना जो टेम्परेचर, सॉरी प्रेशर नहीं, जो मेरा टेम्परेचर अगर वो कांस्टेंट है, तो मैं लिख सकता हूँ पी आई इंटू वी आई इज इक्वल टू पी एफ इंटू वी एफ। ठीक है, तो यहाँ से अगर मेरे को निकालना हो वी एफ, तो वी एफ मेरा क्या होगा, मतलब फाइनल वॉल्यूम मेरी कितनी होगी, पी आई इंटू वी आई अपॉन पी फाइनल। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 × 27 × 10⁻⁻6। मैंने वॉल्यूम अभी निकाली थी ऊपर, डिवाइडेड बाय फाइनल अपना प्रेशर कितना था 180। तो यहाँ से अगर मैं वॉल्यूम देखता हूँ तो यहाँ से वॉल्यूम क्या आ रही है 2.7 × 10⁻⁻6। ये अपन को एक रिजल्ट है। ठीक है, अब अपन देखो, अपन को क्या पता है, अपन को दिया गया है कि अपने पास 0.5 ग्राम ऑफ H2 है। तो अगर मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालूं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, अपन को पता है नंबर ऑफ मोल्स कितने आ रहे हैं, 0.5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू एन ए। एन ए क्या मेरा 6.022 इंटू 10⁻23। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0.25 इंटू 6 इंटू 10⁻23। 6.023 की जगह बस 6 ही ले लेता हूँ सीधा, इजी रहेगा कैलकुलेशन। ठीक है,
तो मेरे पास वॉल्यूम ऑफ, अगर मैं इधर नंबर ऑफ वो आ गए मॉलिक्यूल्स, अगर मैं यहाँ से वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने की कोशिश करूँ तो वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना है? वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स है यहाँ पर 0.25 इंटू 6.02। अपन को क्या दिया गया कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स कैन बी कंसिडर्ड एज पेयर ऑफ रेडियस 1 एम्पियर। तो यहाँ से मैं उस पेयर 1 एम्पियर दिया है, तो अगर मेरे को यहाँ से वो निकालना है वॉल्यूम ऑफ ईच मॉलिक्यूल, तो क्या होगा 4 इंटू, यहाँ से जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो यहाँ से बस क्या आ जाएगा, ये 4 इंटू 0.25 करूंगा तो 1 ही हो जाएगा, तो ये आ जाएगा अपना 6 इंटू 10 टू द पावर 23 टू 10 टू द पावर -30। तो यहाँ से मेरे पास वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स अप्रोक्सीमेटली कितना आ रहा है, 6 इंटू 10 टू द पावर -7। तो वहां से अपना फाइनल वॉल्यूम क्या आ रहा था, फाइनल वॉल्यूम आ रहा था 2.7 इंटू 10 टू द पावर। ठीक है, क्या गया, यही दो अपन को कैलकुलेट करके बताना। ठीक है, ये सबको समझ पड़ा। अब अगले क्वेश्चन में अपन को क्या दिया 10.23 में, 10.23 में दिया है व्हेन एयर इज पम्प्ड इनटू अ साइकिल टायर द वॉल्यूम ऑफ द प्रेशर ऑफ द एयर इन द टायर बोथ आर इंक्रीज। नॉर्मली अपना क्या होता है, अपने को पता है कि जो मेरा कल तक टेम्परेचर है कांस्टेंट है, ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो मेरा वॉल्यूम कम होना चाहिए। ठीक है, इसमें प्रेशर कम करूंगा तो वॉल्यूम बढ़ना चाहिए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे मैंने एक टायर लिया साइकिल का और उसमें मैंने हवा भरी, तो मैं क्या देख रहा हूँ कि उसकी वॉल्यूम भी बढ़ रही है और उसका प्रेशर भी बढ़ रहा है। ऐसा तो हो नहीं सकता, मेरे को क्या पता था, मेरे बॉयज लॉ के हिसाब से मेरा P1 V1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट रहना चाहिए, बट ऐसा तो हो ही नहीं रहा। फिर बॉयज लॉ क्यों नहीं हो रहा, या फिर बॉयज लॉ इस चीज में सेटिस्फाई क्यों नहीं हो रहा? बॉयज लॉ इस चीज में इसलिए सेटिस्फाई नहीं हो रहा गाइस, क्योंकि यहाँ पे अपन जब करते हैं ये कंडीशंस मानते हैं, तो हम लोग ने जब एनआरटी माना था कि जो अपना ये वाला पार्ट है इसको अपन ने कांस्टेंट मान लिया था, तभी तो आया था ना मेरा पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, क्योंकि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है, एनआरटी को मैं कांस्टेंट मान रहा हूँ। बट अगर हम लोग ये साइकिल वाला केस देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, साइकिल वाले केस में मैं साइकिल के अंदर हवा भर रहा हूँ। हवा भरने का मतलब क्या है, मैं उसके अंदर मॉलिक्यूल्स को पंप कर रहा हूँ या फिर कल से गैस के मॉलिक्यूल्स डाल रहा हूँ अंदर। अगर मैं गैस के मॉलिक्यूल्स अंदर डाल रहा हूँ उसका मतलब क्या है, तो मेरा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस है इनसाइड दैट थिंग इज इंक्रीजिंग। अगर मेरा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो नंबर ऑफ मोल्स में इंक्रीज कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या बनता है, इसका मतलब बनता है कि मेरा जो एनआरटी है वो कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, और अगर मेरा एनआरटी कांस्टेंट नहीं है तो मेरा बॉयल्स लॉ तो होल्ड ही नहीं कर सकता। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस जो केस है ना इसमें बॉयल्स लॉ नहीं लग रहा। क्यों, कि मैं कंटिन्यूसली उसमें एयर पंप कर रहा हूँ, और अगर मेरा बॉयल्स लॉ मेरे को चाहिए कि वो सेटिस्फाई करे, तो उसके लिए कंडीशन होती है कि मेरा जो मास ऑफ मॉलिक्यूल्स है कांस्टेंट। ये किसके लिए, और बॉयल्स का पड़ गया था आपको समझ एकदम एक तरह 10.2। अब अगला क्वेश्चन 10.24 में अपन को दिया गया है, अब बलून हैज 5 ग्राम मोल of 5 gmol of helium at 7 degrees Celsius. Calculate the number of atoms of helium in that balloon. अपन को ए पार्ट में क्या पता है, अपन को लोगों ने क्या दे दिया, अपन को दे दिया हमने 5 मोल ऑफ हीलियम अपने पास एट 60 डिग्री। उनको पूछा ए पार्ट में कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हीलियम इन द बलून। अपन को पता है कि अपने 1 मोल ऑफ एटम में 6 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स होते हैं। एक मोल ऑफ हीलियम अगर है तो इतने एटम्स होंगे। अगर मेरे को हमने दे दिया 5 मोल है तो मेरे पास कितना होगा, 5 मोल है तो 5 इंटू 10, 6 इंटू 10 टू द पावर 20। ठीक है, तो अपना ए पार्ट का आंसर क्या होगा 30 इंटू 10 टू द पावर। अब बी पार्ट देखो, बी पार्ट में पूछा गया कि दैट कैलकुलेट द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला अपन को क्या पता है, अगर मेरे को 1 मोल होता उसकी एनर्जी पूछी होती टोटल, क्या होता है 3/2 kT। अपन ने अभी एक ऊपर क्वेश्चन किया था उसमें देखा कि अपनी एनर्जी का फॉर्मूला क्या था 3/2 kT, और यहाँ पे अपने 5 मोल है। ठीक है, अपने पास क्या दिया अपने क्वेश्चन में 5 मोल दिए। अगर 5 मोल दिए हैं तो मैं उसमें कह सकता हूँ कि 3/2 kT इंटू 5 हो जाएगा। एक की एनर्जी कितनी थी 3/2 kT। अगर 5 की एनर्जी देखूँ तो 5 की एनर्जी 3/2 kT इंटू 5। सही है, तो यहाँ से अगर मैं 3/2 kT इंटू 5 करूँ तो यहाँ पे वैल्यू 0.115 10 टू द पावर 23। 280 क्या है मेरा टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ से जब हमने वैल्यू हम लोग आंसर पुट करेंगे तो इसका आ जाएगा 1.74 इंटू 10 टू द पावर 4। ठीक है गाइस, ये सबको समझ पड़ा है आपको हुआ क्या, एकदम इजी क्वेश्चन था ये भी। अगर मैं अगला क्वेश्चन देखूँ 10.25 13.25 में क्या दिया गया है, 13.25 में दिया गया है कि
Calculate the number of degree of freedom of molecules of hydrogen in 1 centimeter cube of hydrogen gas per centimeter. ठीक है, अपन को क्या बताएगा, अपन को बताया कि मेरा 22.4 लीटर में कितना होगा, मेरा 22400 सेंटीमीटर क्यूब होगा। तो हमने 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो वैसे ही अगर मैं देखूं तो मेरे पास एक मोल और 22.4 लीटर में बस कितना एटम होता है, 6 × 10⁻23। ठीक है, मैं 6.02 को नहीं लेना, मैं 6 ले लेता हूँ अप्रॉक्स मान के चलता हूँ। वही अगर मेरे को 1 सेंटीमीटर क्यूब में निकालना है कितना होगा, यही अपन को ढूंढना है। तो अगर इसको मैं एक्स मान लूँ तो यहाँ से अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 × 10⁻23 डिवाइडेड बाई 22.4। यही आ रहा है अपने पास 22.4। इसको अपन लीटर से सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे, x इज इक्वल टू 6 × 10⁻23 डिवाइडेड बाई 22400 आ जाएगा। मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स आ रहा है अपने पास 1 सेंटीमीटर क्यूब में। एक्स की वैल्यू अपनी कितनी आएगी सॉल्व करने के बाद, तुम जब सॉल्व करोगे ना तुम्हारे पास इसका आंसर आ जाएगा 2.688 इंटू 10⁻90। इतने मेरे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए, ठीक है। अपन को क्वेश्चन में ये नहीं पूछा कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, अपन को पूछा गया है कि अपनी कैलकुलेट द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब अपन को क्या पता है, अपन को बताया अगर एक मॉलिक्यूल होता है ना, हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन गैस है, अपने H2 रखना है, H नहीं, ठीक है। अगर H2 गैस है, ये डायटोमिक है। अगर डायटोमिक होता है तो अपने को पता है एक मॉलिक्यूल की डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, 5। अपने यहाँ पे कितने, अपने यहाँ पे 2.688 इंटू 10⁻19 मॉलिक्यूल्स है, तो उनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी 5 इंटू 2.688 इंटू 10⁻19। जो इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से अपने टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ जाएगी, 13.44 ये सब तुम कैलकुलेटर पे खुद सॉल्व करके चेक कर सकते हो, ठीक है गाइस। क्या आज का कोई ये वाला क्वेश्चन समझ पड़ गया वो सब एकदम इजी था। इसमें सिर्फ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने थे। ये समझ लो अगर मेरे यहाँ पे हाइड्रोजन गैस की जगह पे कोई पॉली एटॉमिक दे दिया होता, समझ लो मैं को दे दिया O3 दे दिया होता, ठीक है। O3 में क्या करते हैं, O3 में क्या होता है कि O3 एक पॉलीएटॉमिक है, पॉलीएटॉमिक में अपनी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना देगी, 6। तो यहाँ पे पाई की जगह पे 6 मल्टीप्लाई कर देते हैं। और समझ लो यही अगर मोनोएटॉमिक जैसे H हो जाता या फिर K हो जाता, कुछ भी हो जाता, उसमें अपना क्या होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम 3। ये 3 चीजें गई याद रखना, डायटोमिक में 5, पॉलीएटॉमिक में 6 और मोनोएटॉमिक में 3। ठीक है गाइस, ये सबको समझ पड़ा। अपन देखेंगे क्वेश्चन 26 में अपन को दिया गया है, an insulated container containing no atomic gas of molar mass n is stopped with a velocity v0. So it is moving with a velocity v0. If a container is suddenly stopped, find the change in temperature. अपना एक चलते हैं मोनोटॉमिक गैस थी जिसका मोलर मास m है, moving with velocity v0। तो मैंने कंटेनर को एकदम से स्टॉप कर, अपन को क्या पता है कि जो अपना गैस है वो अगर मूव कर रही है उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, हाफ mv² होगी, मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ mv² होगी। और अपन को क्या पता है अगर हमने उसको एकदम से रोक लिया, तो एकदम से रोक लिया तो सारी एनर्जी का क्या होगा, कुछ तो हो रहा होगा ना। सारी एनर्जी का जो सारी एनर्जी है ना वो उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज हो जाती है गैस, ठीक है। तो अपनी जितनी भी काइनेटिक एनर्जी, जितनी भी काइनेटिक है, सारी किसमें कन्वर्ट हो गई, ये सारी मेरी कन्वर्ट हो गई है इंटरनल एनर्जी ऑफ दैट गैस। और इंटरनल एनर्जी का हमको फॉर्मूला क्या पता है, एनसीवीडीटी। और अपने सीवी क्या है, यहाँ पहले गैस देखो, गैस कौन सी है, यहाँ पे मोनोएटॉमिक गैस है। मोनोएटॉमिक में क्या बताया था मैंने, 3/2 R होगा अपना, यही अगर डायटोमिक होता तो 5/2, पॉलीएटॉमिक 6/2। उनको दिया क्या 3, मोनोएटॉमिक है तो अपन क्या लेंगे 3/2 R, ठीक है। इंटू यहाँ से अगर मैं देखूँ सारी इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया तो मैं कह सकता हूँ n 3/2 nr dt इज इक्वल टू हाफ। m को मैं कैसे लिख सकता हूँ, m को मैं लिख सकता हूँ मोलर मास इंटू
स्क्वायर। यहाँ से जब मैं dt निकालूंगा तो dt मेरा क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा मेरा m इंटू एन इंटू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू। यहाँ से n और n तो कट ही रहा है अपना बाहर, यहाँ से 2 और 2 भी कट रहा था, 3 आ जाएगा एम वी स्क्वायर और 3r। अब यहाँ पे एक और चीज बी नॉट है, हमको बी नहीं है क्वेश्चन में, तो बी नॉट ठीक है। अब यहाँ पे तुम लोग को ये समझ डाउट आ सकता है कि ये सर हमने इसको एम को एम एन क्या लिखा है, पहले तो हमारे सिर्फ हाफ एम की स्क्वायर था, अपन इसको ये एम और ये एन क्या है। अपन को क्या फॉर्मूला पता है गाइस, अपन को अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालने होते थे तो क्या होता था, मास ऑफ दैट गैस अपॉन मोलर मास। एम है ना ये अपना मोलर मास, ठीक है गाइस। तो यहाँ से अगर मेरे को मास ऑफ गैस निकालना है, हाफ एम स्क्वायर में एम क्या होता है, मास ऑफ दैट गैस। अगर अपन को मास ऑफ दैट गैस निकालना है तो मैं लिख सकता हूँ नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। यही जो ये कैपिटल एम है, यही मैंने इसको छोटा एम मान लिया, एन इंटू छोटा एम इज इक्वल टू बड़ा एम, मास ऑफ दैट गैस। इसलिए मैंने इसको यहाँ पे वो कर दिया और फिर चेंज करके फिर यहाँ से एन और एन घट जाएगा वैल्यू। तो ये भी इजी क्वेश्चन था गाइस, एकदम इजी वाला था। बस तुम ये याद रखो मोनो एटॉमिक ई बाई टू आर, सी वी मेरा होगा 5/2r और सी वी मेरा होगा 6/2r। जो 5/2r है इसके लिए डायटोमिक, पॉलीएटॉमिक के लिए ये सब कुछ समझ पड़ गया। ये बस ये रिजल्ट जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। 13.2 से में इनमें क्या दिया गया है, एक्सप्लेन व्हाई देयर इज नो एटमॉस्फेयर ऑन मून। 13.2 से 13.2 से में अपन ने दिया है एक्सप्लेन व्हाई देयर इज नो एटमॉस्फेयर ऑन मून एंड अभी मुझे देयर इज फॉल इन टेम्परेचर विद एल्टीट्यूड। अच्छा अपन को दो ये स्टेटमेंट्स को एक्सप्लेन करना। अपन को पहली स्टेटमेंट दिया देयर इज नो एटमॉस्फेयर एट मून। अपन को क्या पता है गाइस, अपन को पता है कि जो एस्केप वेलोसिटी होती है किसी भी, समझ लो मेरे को क्या पता है कि एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ 2gr। और अपन को वो पता है कि करते हैं जो मेरा एक्सेलरेशन ऑफ वो होता है ग्रेविटी मून पे 1/6 हो जाती है। जी ऑफ अगर मैं मून देखूँ इज इक्वल टू 1/6 का जी ऑफ अर्थ। तो मैं क्या कह सकता हूँ, ये अगर चीज है तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि अगर किसी भी पार्टिकल को एस्केप करना है मून से तो उसको जो वो लग रही होगी, उसको जो एस्केप वेलोसिटी लग रही होगी वो 1/√6 टाइम कम होगी, 1/√6 टाइम कम होगी। देखो ना कि जब मैं आपको फॉर्मूला वैल्यू पुट करूंगा तो g/√6 हो जाए, g/6 हो जाएगा। और तो जो एस्केप वेलोसिटी है मून पे वो अर्थ से कम है, कितना टाइम, √6 टाइम्स। तो अगर समझ लो कोई भी मेरा पार्टिकल है या फिर जो एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स हैं कुछ जो होते हैं उनकी जो VRMS होती है ना वो क्या होती है, वो मेरी एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा हो जाती है, ठीक है। कुछ पार्टिकल्स ऐसे थे जिनकी कल से जो मेरी VRMS थी एस्केप वेलोसिटी ज्यादा हो गई। तो क्या हो रहा था कि जो कल से मेरे पार्टिकल्स हैं वो मून के एटमॉस्फेयर को छोड़ के लीव कर जाते थे, एस्केप कर जाते थे। और पहले जो स्टार्टिंग में धीरे धीरे होता गया, बट क्या है विद टाइम ना ये जितने भी सारे पार्टिकल्स है सारे के सारे एस्केप कर गए। इसलिए मून पे कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं, क्योंकि उसकी जो एस्केप वेलोसिटी है कम होती है और पार्टिकल्स क्या लीव कर जाती है, तो उनकी RMS वैल्यू जो होती है वो ज्यादा होती है, ठीक है। ये तो हो गया अपना एक्सप्लेनेशन फर्स्ट पार्ट। अब बी पार्ट में दिया है कि देयर इज फॉल इन टेम्परेचर विद एल्टीट्यूड, ठीक है। अपन को क्या पता है कि अपना अगर समझ लो कोई पार्टिकल नीचे है मतलब अर्थ के पास है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 3/2 RT और KT, 3/2 KT। अब यहाँ से मैं क्या देख सकता हूँ, यहाँ से मेरे को दिख रहा है कि ये सारा का सारा टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। काइनेटिक एनर्जी भी है मेरे पार्टिकल की 3/2 KT। अब मेरे को क्या पता है कि जैसे जो नीचे जो पार्टिकल होते हैं ना वो तेज होते हैं, जैसे जैसे मैं ऊपर जाता रहूंगा वैसे वैसे उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी और उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कम होती जाएगी। काइनेटिक एनर्जी अगर मेरी कम हो रही है इसमें वो क्या समझ पड़ता है, अगर मेरी with high potential energy increases kinetic energy decreases। काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर रही है, इसका मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी कब डिक्रीज करेगी, ये वाला सारा पार्ट तो कांस्टेंट ही है मेरा। अगर मेरी काइनेटिक एनर्जी को डिक्रीज करना है तो मेरे टेम्परेचर को डिक्रीज करना पड़ेगा। इसलिए जब मैं कहता हूँ कि अगर मैं हाइट पे जा रहा हूँ तो मेरा जो टेम्परेचर डिक्रीज करता है, डिक्रीज क्यों कर रहा है क्योंकि उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है कम होती जा रही है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है वो बढ़ती जा रही है। आई होप सबको ये पार्ट समझ पड़ गया होगा। 13.28 में दिया है कंसिडर एन आइडियल गैस विद
फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड्स। अपन को यहाँ पे 5 स्पीड दी है और परसेंटेज ऑफ मॉलिक्यूल्स दी है, ठीक है। अपन को पूछे कैलकुलेट द वीआरएमएस एंड हेंस द टाइम। क्या कैलकुलेट करना है? वीआरएमएस कैलकुलेट करना है। तो वीआरएमएस अपन को क्या पता है? वीआरएमएस का फॉर्मूला क्या होगा मेरा? वीआरएमएस का फॉर्मूला होगा सिग्मा एन इंटू वी। एन क्या मेरा? ये 10% और स्पीड 200 वी डिवाइडेड बाय सिग्मा ऑफ एन। ये अपन को फॉर्मूला अपने पढ़ रखा है, लेते वी का स्क्वायर रखना है, ठीक है। यहाँ पे जब मैं वीआरएमएस के फॉर्मूला में वैल्यू पुट करूंगा, तो वीआरएमएस का स्क्वायर यहाँ पे, तो वीआरएमएस का स्क्वायर यहाँ पे जब मैं कल वैल्यू पुट करूंगा तो क्या होगा? 10 इंटू 200 का स्क्वायर प्लस 20 इंटू 400 का स्क्वायर प्लस 40 इंटू 600 का स्क्वायर प्लस 20 800 का स्क्वायर 10 इंटू। याद रखना गाइस कि हम लोग यहाँ पे स्क्वायर करते हैं वेलोसिटी, ये वाला पार्ट भूलना। यहाँ पे जब मैं आरएमएस निकाल रहा हूँ क्या हो रहा है? ये सारी वैल्यूज का सम का स्क्वायर हो रहा है और डिवाइडेड बाय क्या है? 10 प्लस 20 प्लस 40 प्लस 20 प्लस 10। यहाँ से जब मैं वीआरएमएस के स्क्वायर की वैल्यू देख रहा हूँ तो क्या आ रही है? वीआरएमएस का स्क्वायर की जो वैल्यू है वो आती है मेरी 408000, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। अब ये अपनी वीआरएमएस के स्क्वायर की वैल्यू आई, ये अपना वीआरएमएस तो आया नहीं, तो अगर मुझे यहाँ से वीआरएमएस की वैल्यू निकालनी तो मैं अंडर रूट कर लूंगा। यहाँ से जब मैं इसका रूट लूंगा तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 408000। यहाँ से मेरे पास वीआरएमएस की वैल्यू क्या आती है? यहाँ से अपने पास वीआरएमएस की वैल्यू आ जाएगी 638.748 मीटर पर सेकेंड। तो तुम इसको अप्रोक्सीमेटली क्या लिख लो? 639 मीटर पर। कितना पड़ गया सबको समझ? और यहाँ से मुझे क्या पता है कि जितने भी मेरी ये कल तक एसिड है, ये जो सब है ना, इनकी वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी? ऐसे में जितनी सारी काइनेटिक एनर्जी है उसकी वैल्यू किसकी इक्वल होगी? इंटरनल एनर्जी की इक्वल होगी। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू P/2 kT। यहाँ से टेम्परेचर की वैल्यू क्या आ रही है? 3mv²/k। जब तुम लोग यहाँ पे वैल्यूज पुट करोगे ना गाइस, mv² और k, v क्या मेरा वीआरएमएस है, ठीक है। जब इसको तुम वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ से पर टेम्परेचर की वैल्यू सॉल्व करने के बाद यहाँ पे तुमको सिर्फ कैलकुलेशन, तुमको खुद कैलकुलेटर पे करना है, तो तुम इसको सॉल्व करोगे ना तो इसकी वैल्यू आती है 290, ठीक है। समझ पड़ गया ये? ठीक है। अपन क्या दिया है कि इफ ऑल द मॉलिक्यूल विद स्पीड 1000 मीटर पर सेकंड एस्केप फ्रॉम द सिस्टम, कैलकुलेट द न्यू वीआरएमएस एंड हेंस द टेम्परेचर, ठीक है। चलो अपन यार सेकंड पार्ट लिखते हैं। सेकंड पार्ट में दे रहा है कि जिन जिन की स्पीड 1000 थी ना वो सब एस्केप कर गए, मतलब ये वाला जो पार्ट है ना, ये नीचे वाली ये वाले पार्टिकल्स एस्केप कर गए। तो अब जो मेरी न्यू सिस्टम है उसका वीआरएमएस क्या होगा और उस न्यू सिस्टम का टेम्परेचर क्या होगा? बस कुछ नहीं है। अपन को क्या पता है? अपन को फॉर्मूला पता है वीआरएमएस का, अपन को सिर्फ उसमें वैल्यू पुट करनी होती है। वैल्यू पुट करेंगे तो 10 इंटू 200 का स्क्वायर प्लस 20 इंटू 400 का स्क्वायर 40 इंटू 600 का स्क्वायर इंटू 800 का स्क्वायर। और ये लास्ट वाला पार्ट लेना नहीं है क्योंकि हमने कहा है कि हमारा ये एस्केप कर गए, ठीक है। डिवाइडेड बाय क्या है? 10 प्लस 20 प्लस 40 प्लस 20। यहाँ से मैं वीआरएमएस कैलकुलेट करूंगा ना, पहले तो देखो मैं भी गलती कर रहा हूँ, तुम लोग याद करना गाइस कि यहाँ पे वीआरएमएस नहीं, वीआरएमएस का स्क्वायर होता है। तो जब तुम लोग इसका अंडर रूट करोगे ये आएगा वीआरएमएस ऑफ अंडर रूट ऑफ, तुम लोग इसको जब कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करोगे ना तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी गाइस? इसकी वैल्यू आ जाएगी 34.22 होता है, बट वो तो चलो तुम इग्नोर भी कर सकते हो, इतना प्रिसाइज जाने की जरूरत नहीं है। कैलकुलेटर पे देख लेना क्या वैल्यूज आते हैं एग्जैक्टली। बट वीआरएमएस की जो मेरी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ना वो आती है 585 मीटर पर सेकेंड, ठीक है गाइस। तो यहाँ से पर वीआरएमएस जो नया है, जब मैंने 1000 मीटर वाले मॉलिक्यूल्स चले गए उसका मेरी वीआरएमएस की वैल्यू कितनी आ रही है? 585 मीटर पर सेकेंड। अब यही कम, अब हमको क्या पूछा है? इस वेलोसिटी पे मेरा टेम्परेचर कितना आ रहा है, ठीक है। तो अगर मेरा यहाँ पे टेम्परेचर निकालना है तो मैं सिंपल सी चीज फिर से वही करूंगा, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 kT, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास टेम्परेचर की वैल्यू क्या आ जाएगी? कट जाएगा, एम वी स्क्वायर बाय 3 kT,
तो क्या करना है, बस यहाँ पे जितनी VRMS की वैल्यू है, एम की वैल्यू, चलते कि जो मेरा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है उसकी वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकाल लेना है। सिर्फ कैलकुलेशन वाला पार्ट बचा। इसमें क्या है, तुम्हें सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकल आएगा। अपन को एम भी दिया देखो यहाँ पे। एम क्या है, 3 × 10⁻26 kg। एम पता है, वेलोसिटी अपन ये निकाल ली 585। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू पता है अपन को, यहाँ से टेम्परेचर कितना आ जाएगा। जब तुम उसकी कैलकुलेशन सॉल्व करोगे ना गाइस, यहाँ से टेम्परेचर आ जाएगा मेरे पास 248। ठीक है गाइस, यहाँ पे बस तुमको वैल्यू, इसी के साथ गाइस अपने चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग।